प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो कल हमने समास टॉपिक शुरू किया था। हमने समास का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम समास शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जो बिल्कुल सरल समास है वो, क्योंकि शिक्षा में सूत्र लागू होता है सरल से कठिन की, और पहले हम सरल आसानी से समझ में आ जाए वो बातें पढ़ते हैं, उसके बाद कठिन जो बातें होती हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारा बिल्कुल सरल सा समास है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। सूत्र इसका मान लो, संस्कृत में परिभाषा मान लो, कुछ भी समझ लो, क्या होती है? संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वक का अर्थ पहला, कि जहां पर प्रथम पद पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। संख्या पूर्वो द्विगु यानी जहां पहला पद प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। द्विगुर एक वचनम, द्विगुर एक वचनम की इस समास का समस्त पद है वो क्या? नपुंसकलिंग एक वचन होता है। इस समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन होता है। कि द्विगु समास का जो समस्त पद है वो क्या होगा? नपुंसकलिंग एक वचन होगा। कि जहां प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्या पूर्व द्विगु, वो द्विगु समास होता है। और इस समास का समस्त पद है वो क्या होता है? नपुंसकलिंग एक वचन होता है। ये द्विगु समास है, ये हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष का भाग है। तो इस समास का जो समस्त पद से विग्रह करेंगे तब क्या होगा? दोनों पदों में समान विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण हमारे पास आ गया पंचपात्रम। क्या आ गया? पंचपात्रम। ये क्या है? हमारा समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। यहाँ पे कारक और विभक्ति का लोप है, न तो कारक है यहाँ पे, न विभक्ति है। और यहाँ पे अब विग्रह किया इसका पंचानाम पात्रानाम समाहार है। ये कारक और विभक्तियों से युक्त है, यानी यहाँ विभक्ति आई है। तो कल हमने पढ़ा था समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद है हमारा पंचपात्रम। तो हमने क्या पढ़ा? संख्या पूर्व द्विगु की पहला पद संख्यावाची। पंचकार संस्कृत में क्या होता है? 5। तो पहला पद संख्यावाची है कि नहीं है? समास हमें पता चल गया कौन सा है यहाँ पे? द्विगु समास है, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। अब इसका विग्रह करेंगे, और ये शब्द भी नपुंसकलिंग एक वचन है, तो नपुंसकलिंग एक वचन होना चाहिए। अब इसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में क्या आएगी? समान विभक्ति की पंचानाम पात्रानाम समाहार है। पंचानाम पात्रानाम समाहार है। पंचानाम पात्रानाम समाहार है। ये हो गया हमारा पंचपात्रम का विग्रह। इसके बाद आ गया पंचमूलम। पंचमूलम तो पंच फिर से है, फिर 5 है, संख्या है, पहला पद द्विगु समास है। तो पंचानाम मूलानाम समाहार है। पंचानाम मूलानाम समाहार है। इसके बाद आ गया हमारा पंचवटी। अब मैंने आपको कहा था भी जो शब्द होगा इसका समस्त पद वो नपुंसकलिंग एक वचन होगा, लेकिन यहाँ वटी शब्द है, ये नपुंसकलिंग एक वचन नहीं है, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? इसने स्त्री प्रत्यय का गी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, जो क्या है? जिसमें ई से रहता जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलता है। तो इस कारण ये क्या है? यहाँ पे गी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पंचवटी फिर संख्यावाची है, तो पंचानाम वटानाम समाहार है। पंचानाम वटानाम समाहार है। ये हो गया हमारा द्विगु समास। बिल्कुल सरल था। कि संख्या पूर्व द्विगु की जहां पहला पद संख्यावाची हो, यहाँ पे हमने पढ़ा है पंच पंच पंच, 5 संख्या आ रही है, पहला पद संख्यावाची था, द्विगु समास है। और जहां पे क्या हो? समस्त पद इसका क्या होगा? द्विगुर एक वचनम की इसका समस्त पद है वो नपुंसकलिंग एक वचन होता है। इस समास का समस्त पद है वो क्या होता है? नपुंसकलिंग एक वचन होता है। ये हमारा द्विगु समास हो गया। अब देखो इसकी तरह बिल्कुल सरल नंबर 2 होता है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा आता है? द्वंद्व समास। इसका परिभाषा समझ लो, कुछ भी समझ होता है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है। पदार्थ पद का अर्थ, पदस्य अर्थ है पदार्थ है, पदस्य अर्थ है पदार्थ है, यानी पद का अर्थ पदार्थ है। यहाँ पे साइंस वाला पदार्थ नहीं है हमारा, पद का अर्थ पदार्थ है। उभय का अर्थ दोनों, जहां दोनों पद के अर्थों की क्या हो? प्रधानता हो, वहां द्वंद्व समास होता है। कि जहां दोनों पदों का अर्थ क्या होगा? प्रधान होगा, वहां हमारा द्वंद्व समास होता है। जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास को इसने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। पहला इतरेतर, दूसरा समाहार, तीसरा एक शेष। इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, और एक शेष द्वंद्व है। देखो इसमें इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? कि जहां भिन्न भिन्न पद मिले हो, यानी जहां क्या है? दो अलग अलग भिन्न भिन्न पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं, और वो क्या है? दोनों पदों की वहां पे क्या होगी? प्रधानता होगी। यानी भिन्न भिन्न पद मिले होंगे लेकिन वहां दोनों पदों की क्या होगी? प्रधानता होगी, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। और इतरेतर द्वंद्व समास का समास विग्रह करते इसमें हमेशा ही
प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग कब? जब द्वंद्व समास का हम क्या करेंगे? समास विघ्न इतरेतर द्वंद्व में। तो भिन्न भिन्न पद देखो, उदाहरण में देखते हैं राम श्यामो, तो राम अलग है, श्याम अलग है, भिन्न भिन्न पद है कि नहीं है? राम श्यामो तो भिन्न भिन्न पद है, यहाँ पे समास इतरेतर द्वंद्व है। लेकिन यहाँ दोनों पदों की प्रधानता है, जो स्थान राम का है वही क्या है? श्याम का है। यानी श्री कृष्ण को जिस रूप में हम मानते हैं उसी प्रकार से राम की पूजा करते हैं, तो दोनों पदों की प्रधानता है, राम भी प्रधान है और क्या है? श्याम भी प्रधान है। अब इस शब्द का समास विग्रह करेंगे तब हमें क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? रामे च श्यामे च। इस समास का समास विग्रह करते इसमें बीच में क्या लगाया जाता है? च लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? रामे च श्यामे च। कि जहां पे क्या हो? दो भिन्न भिन्न यानी दो अलग अलग पद मिलकर, अलग अलग, राम अलग है, श्याम अलग है, प्रधानता दोनों पदों की है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो राम की भी प्रधानता है, श्याम की भी प्रधानता है। यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में करने। इतरेतर द्वंद्व समास का विग्रह करते इसमें कहा ले जाएंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो रामे च श्यामे च। अब आ गया हमारा उदाहरण दूसरा, देखो शिव केशव, शिव केशव। तो यहाँ पे शिव अलग है, केशव अलग है, तो भिन्न भिन्न पद आगे कि नहीं आगे? दोनों पदों की प्रधानता है, इसका विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में शिव च केशव च। क्या हो जाएगा? शिव च केशव च। फिर यहाँ पे आ गया माता पितरव, माता पितरव। तो यहाँ पे माता और पिता दो अलग अलग भिन्न भिन्न पद है कि नहीं है? जो स्थान घर में माता का होता है वही पिता का होता है कि नहीं होता? तो दोनों पदों की प्रधानता होगी कि नहीं होगी? तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता च पिता च, माता च पिता च। ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व की जहां दो भिन्न भिन्न पद मिलके, अलग अलग पद मिलके क्या एक नए पद का निर्माण करते हैं और इसमें समास विग्रह करते हैं। इसमें बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? च का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणों में हमने पढ़ा राम श्यामो अलग अलग पद थे, विग्रह करते इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति क्या आती है? एक वचन आती है। तो राम में प्रथमा विभक्ति एक वचन राम है च श्यामे च। फिर दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा शिव केशव, तो शिव अलग था, केशव अलग था, भिन्न भिन्न पद है कि नहीं है? विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन शिव च केशव च। फिर हमने माता पितरों पढ़ा, तो माता और पिता दोनों अलग अलग पद है कि नहीं है? दोनों का समास विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में ले जाना है, तो माता च पिता च। अब देखो इसका दूसरा भाग आता है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ होता है समूह। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। कि जब दो भिन्न भिन्न पद मिलकर, दो अलग अलग पद मिलकर ये क्या कर लेते हैं? समूह का रूप धारण कर लेते हैं और वो नपुंसकलिंग एक वचन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नपुंसकलिंग एक वचन बन जाती है। वहां पे कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है कि दो अलग अलग पद मिल गए। जैसे देखो हमारा उदाहरण है पहला पानी पादम, पानी पादम यानी हाथों और पैरों का समूह है, हाथों और पैरों का समूह है। तो हाथों और पैरों का समूह था, तो दो अलग अलग पद मिले कि नहीं मिले? एक नपुंसकलिंग समूह भी बन गए और नपुंसकलिंग एक वचन बन गए कि नहीं? तो पानी पादम। इस समास का विग्रह करेंगे तब, समाहार द्वंद्व का विग्रह करेंगे तब या तो ये क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा, क्या क्या चला जाएगा? प्रथमा विभक्ति द्विवचन में चला जाएगा। या तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा या प्रथमा विभक्ति द्विवचन में चला जाएगा। तो पानी च पादौ च, पानी पादम का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी च पादौ च। इसके बाद में कहीं जगह में तेसाम ऐसाम समारे मिलता है, वो लगाएं तो भी हमारा सही है, न लगाएं तो भी क्या हमारा सही है। तो पानी पादम की दो अलग अलग पद मिलके समाहार का अर्थ है समूह। कि जब दो भिन्न भिन्न पद मिलके क्या कर लेते हैं? एक समूह का रूप धारण कर लेते हैं और वो नपुंसकलिंग एक वचन बन जाते हैं। समास विग्रह करते समय यहाँ पे भी हमें च लगाना है। तो पानी पादम, तो पानी पादम का अर्थ हाथों और पैरों का समूह। तो समूह बन गया कि नहीं? समूह बन गया। तो हमें पता है समाहार द्वंद्व समास है, भिन्न भिन्न पद है, दोनों पदों की प्रधानता है। समास विग्रह करेंगे तो पानी च पादौ च, पानी च पादौ च। अगला है हमारा हस्त पादम, हस्त पादम ये की बात है, हाथों और पैरों का समूह। यहाँ पे भी दो पद मिल गए और एक समूह का रूप प्रदान कर लिया, हस्तौ च पादौ च। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हस्तौ च पादौ च। यूकालिक्सम, अगला क्या आ गया हमारा? यूकालिक्सम। तो यूकालिक्सम यानी जुओं का समूह, जुओं और लीक का समूह। यूकालिक्सम का अर्थ है जुओं और लीक का समूह। तो दोनों पद है, दोनों पदों ने मिलकर एक समूह का रूप धारण कर लिया। तो यूका च लिक्सा है च, यूका है च लिक्सा है च। ये हमारा समाहार द्वंद्व समास है हो गया। यानी जहां दो भिन्न भिन्न पद मिलकर क्या कर लेते हैं? एक समूह का रूप धारण करें लेते हैं और वो नपुंसकलिंग क्या बन जाती है? एक वचन बन जाती है। वहां हमारा कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व समास
होता है इस समास में। विग्रह करेंगे तो च का प्रयोग यहाँ पे भी होगा क्योंकि द्वंद्व समास में होते हैं, और ये या तो आएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में या क्या द्विवचन में चला जाएगा। अब द्वंद्व समास का भाग आता है एक शेष, यानी जहां दो पदों में से केवल क्या बचे, एक ही पद शेष बचे, यानी जहां दो पद में से केवल एक ही पद क्या बचे, शेष बचे, वहां पे भी क्या द्वंद्व समास होता है। वहां समास विग्रह करते इसमें हमें दोनों पद करने पड़ते हैं कि जहां दो पदों में से केवल क्या बचे, एक ही पद शेष बचे, और वहां विग्रह करते इसमें हमें क्या करने पड़ते हैं, दोनों पद करने पड़ते हैं। जैसे मान लो उदाहरण आ गया हमारे पास पितरों। अब पहले हम पढ़ गए थे माता पितरों, यहाँ पे क्या है सिर्फ पितरों, तो दो पदों में से एक पद बचा नहीं बचा, समास विग्रह करेंगे तो इसका भी क्या होगा, माता च पिता च। लेकिन देखो ये पितरों शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है, माता और पिता। जिस प्रकार इंग्लिश में हम पेरेंट्स शब्द पढ़ते हैं, पेरेंट्स शब्द का अर्थ होता है माता और पिता, वो ही बात है पितरों। पितरों शब्द है एक, लेकिन इसका अर्थ क्या है, माता और पिता। इस कारण ये एक शेष का भाग है, यानी इसमें क्या है, पद एक है लेकिन विग्रह करते इसमें इसके स्थान पे क्या हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे। तो पितरों का अर्थ है माता और पिता, तो विग्रह करेंगे तो माता च पिता च। ये था हमारा द्वंद्व समास। द्विगु द्वंद्व समास बिल्कुल सरल, हमने अच्छे तरीके से पढ़े। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।